इस वर्ष का दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल फेस्टिवल 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक है और इसकी थीम है भारत अवेकनिंग, यानी कि भारत जागरण। और जैसा कि आप जानते हैं और जैसा हर वर्ष होता है, इस बार भी बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पर आएंगे और इस बार का जो कलेवर होगा वो बाकी सारे पीछे के वर्षों से और अधिक बड़ा होगा। लेकिन इसका पोषण जो है वो आप ही करते हैं, यानी कि आपके ही रजिस्ट्रेशन से और आपके ही योगदान से, सहयोग से यह पूरा कार्यक्रम सफल होता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाएं और हिंदू एक्शन फंड में यथासंभव सहयोग भी करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। दिमागी नक्सल दिमाग पर चढ़ गया है जी। जो मोदी जी ने दिमागी नक्सल वाला रिमार्क किया उससे बहुत सारे लोग ट्रिगर हो गए और कौन कितना ट्रिगर हुआ है उससे ही आप समझ सकते हैं कि कौन दिमागी नक्सल है और कौन दिमागी नक्सल नहीं है। आप देखें कि पिछले 24 घंटे में किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई हैं। राजदीप देसाई, सरदेसाई बहुत नाराज़ है। क्या आप अपने आलोचना करने वालों को नक्सल कैसे कह सकते हो? अरे भाई राजदीप सरदेसाई, तुम तो केवल आलोचना करते हो, समालोचना नहीं करते हो। देखो, मुझको तो नहीं कहा गया अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल। इसलिए नहीं कहा गया कि भाई आलोचना तो हम भी करते हैं, कई बार करते हैं मोदी जी की आलोचना, स्वस्थ आलोचना करते हैं इसलिए। और हम राष्ट्र के हित में सदैव सोचते हैं। यदि मोदी जी की भी आलोचना करते हैं तो वो भी हम अपने हिसाब से राष्ट्र के हित में जो अच्छा होता है उसको सोच के कर रहे होते हैं। हम सही हो सकते हैं या गलत हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो जो राष्ट्रहित सर्वोपरि के उद्देश्य से मोदी जी की, बीजेपी की, किसी की भी आलोचना करते हैं भाई, उनको तो कोई दिमागी नक्सल नहीं कहता। तुमको ही क्यों कहते हैं? तुमको ही क्यों दिमागी नक्सल कहा जाता है? ये राजदीप सरदेसाई तुमको सोचना होगा। बाकी चिदम्बरम जी तो खड़े हो गए। चिदम्बरम जी ने तो ये कह दिया कि आई एम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। मुझे लगता है राहुल गांधी भी शीघ्र आ जाएंगे और कहेंगे कि वो भी दिमागी नक्सल हैं। और वैसे दिमागी नक्सल के टाइटल के लिए सौरभ दास भी लाइन में है 100%। सीजेपी तो पूरी तरह से दिमागी नक्सल के लिए जो क्वालिफाइड है। लेकिन ना फिर वही बात आ जाती है कि आखिरकार दिमागी नक्सल, जिसको पहले शायद अर्बन नक्सल कहा करते थे, तो अर्बन नक्सल, वो अर्बन नक्सल और रूरल नक्सल दो तरह के हुआ करते थे, तो इसलिए उनको अर्बन और रूरल इस प्रकार की एक बाइनरी में देखा जाता था। मोदी जी ने उसका थोड़ा सा, मैं कहूँ कि उसका परिमार्जन कर दिया। परिमार्जन वो ये कर दिया है कि भाई जिसको प्रसंस्करण भी कहते हैं, प्रसंस्करण कर दिया है। वो एक तरफ हथियारी नक्सल और दूसरी तरफ दिमागी नक्सल, लेकिन दोनों के जो उद्देश्य हैं वो एक ही हैं। और दोनों का सर्वप्रथम उद्देश्य ये है कि भारत के विकास के प्रति उनकी जो सोच है वो ये है कि भाई भारत का विकास नहीं होना चाहिए। हथियारी नक्सल क्या करते थे? हथियारी नक्सल को एक काम था, वो सबसे पहले जो है जहाँ भी जाते थे और जो उनके का जो क्षेत्र जिसको वो ऑक्यूपाई कर लेते थे या जिसके ऊपर उनका राज हो जाता था, वहाँ पर वो सारे स्कूलों को, सारे अस्पतालों को, सारी सड़कों को नष्ट कर देते थे। छत्तीसगढ़ में पानी की समस्या नहीं है, नहीं तो वो पानी के स्रोतों को भी समाप्त कर देते। शायद इंद्रावती नदी को भी कह देते कि इंद्रावती नदी तू सूख जा। गोदावरी को भी कह देते गोदावरी तू सूख जा। क्योंकि जब तक व्यक्ति में सोचने की क्षमता है, यदि व्यक्ति में सोचने की क्षमता है तो वो नक्सल नहीं बनेगा या नक्सलों के कब्जे में नहीं आएगा। नक्सलों को चाहिए गुलाम, तो इसलिए वो हथियारी नक्सल किया करते थे। अब इसी की तुलना आप दिमागी नक्सलों से कर दीजिए। कांग्रेस को बहुत पिंच हुआ है। हालांकि जब वो दिमागी नक्सल की बात कर रहे थे मोदी जी, तो मुझे लगता है कि उनके दिमाग में छवि होगी तो
अराजक तत्वों की होगी। जैसे केजरीवाल एक अराजक तत्व है, जैसे कि ये कॉकरोच वाले आए थे वो केजरीवाल के ही प्रायोजित थे, वो अराजक तत्व है। तो इन अराजक तत्वों के लिए, जिनके लिए देश का विकास कोई मायने नहीं रखता, वो देश के विकास में हर तरह का अवरोध डालेंगे, वो चीन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे, ये सारे काम जो है वो दिमागी नक्सल करते हैं। भारत के टुकड़े होंगे, ये नारे लगाएंगे और भारत के जो राष्ट्र के प्रति जो लोग प्रेम रखते हैं उनको पाकिस्तान भेजेंगे और ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर पूरी तरह से जो प्रजातंत्र है ये ध्वस्त हो जाए, यहाँ पर उनकी डिक्टेटरशिप आ जाए। डिक्टेटरशिप होती प्रोलिटेरियट जिसको कहा जाता है, वैसे वो प्रोलिटेरियट की डिक्टेटरशिप नहीं होती, वो नक्सलियों की ही डिक्टेटरशिप होती है। सोवियत यूनियन ने तो इसको बहुत अच्छी तरह से किया था। पहले तो है किताब 4 स्टेप्स बताए थे उन्होंने, और 4 स्टेप्स क्या बताए थे उन्होंने? 4 स्टेप्स में पहला स्टेप था प्रोटेस्ट, या जिसको कहें डिस्टेबलाइजेशन दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप था दिमाग को दूषित करना, दूसरा था डिस्टेबलाइज करना, तीसरा था क्राइसिस क्रिएट करना। और क्राइसिस क्रिएट करने के साथ साथ में यह है कि भाई सत्ता को टेक ओवर करना, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई जो सत्ता को टेक ओवर कर लिया गया और जो स्थिति बना ली गई जिसमें कि डिक्टेटरशिप हावी हो गई, वो अब नॉर्मल स्थिति है, और उस नॉर्मल स्थिति को बिल्कुल उसी प्रकार से करना जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल की 1984 जो पुस्तक है उसमें दिया गया है। थॉट पुलिस क्रिएट करना, थॉट पुलिस, 2 मिनट हेट क्रिएट करना, ये सारे काम जो है ये दिमागी नक्सलों के। तो अब दिमागी नक्सल के बारे में है कि थोड़ा सा हम कांग्रेस क्यों ट्रिगर हो रही है, वो कांग्रेस क्यों ट्रिगर हो रही है उसके बहुत बड़े कारण हैं। कांग्रेस ने दिमागी नक्सलवाद का बहुत उत्तम उदाहरण तब प्रस्तुत किया जब उन्होंने एनवायरनमेंट के नाम पर पूरे देश की जो प्रगति थी उसको ही रोकने का प्रयास आरंभ कर दिया। आप ये देखिए कि कोरिया की कंपनी $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके उड़ीसा में एक स्टील प्लांट लगाना चाहती थी। उसको जयराम रमेश नाम के एक अर्बन नक्सल ने या दिमागी नक्सल ने, ऑफ कोर्स उसको कहीं ना कहीं से तो उसे प्राणवायु मिल ही रही थी, उसने उसमें अड़चने डाल के कंपनी को वापस भेज दिया। इसी तरह से एल्युमिनियम का एक एक्सपेंशन करना था हिंडाल्को कंपनी को, बॉक्साइट की माइंस थी, तो वो बॉक्साइट की माइंस में ट्राइबल राइट्स का नाम लेके उस परियोजना को रोक दिया। ये तो तब किया उन्होंने जब वो शासन में थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जयराम रमेश टाइप के लोग क्या है, ये पूरी की पूरी कांग्रेस जो है ये दिमागी नक्सल बन चुकी है, और इसीलिए इतनी ज़्यादा ट्रिगर्ड हो रही है। ट्रिगर होने का कारण क्या है? मतलब केजरीवाल भी इतना ट्रिगर नहीं हुआ जितना कि कांग्रेस ट्रिगर हो रही है। इसलिए मैं इसको इस तरह से विश्लेषण इसका कर रहा हूँ। और उसके बाद भी आप देख लीजिए, लगातार वही काम उसी प्रकार के चालू हैं। ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट नहीं लगना चाहिए। ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट इसलिए नहीं लगना चाहिए क्योंकि उनके जो बॉस हैं चाइना वाले, वो नहीं चाहते हैं। तो ये दिमागी नक्सलियों की ये है कि वो अपनी सारा जो प्रोग्रामिंग है वो चाइना से करवाते हैं, और उनके दिमाग की प्रोग्रामिंग चाइना से जिस प्रकार से हो जाती है उस प्रकार से काम करते हैं। ये दिमागी नक्सलों की एक फितरत है। चाइना, हमारे यूएस वाले सोचते हैं कि भाई इनका इस्तेमाल कर लो और इनको इस्तेमाल करके भारत को डिस्टेबलाइज करके क्राइसिस में ले आओ, लेकिन अंततः वो चलते चाइना की स्टाइल में हैं दिमागी नक्सल वाले। हाँ, यूएस से भी ट्रिगर हो सकते हैं, मतलब यूएस कोई ऐसा नहीं है कि भाई यूएस कोई बहुत भला है, वो भी इसी प्रकार के काम करता है। वो डिस्टेबलाइजेशन क्राइसिस वाला जो टेम्पलेट है वो यूएस भी करता है। तो इनमें से जो वहाँ के जो लेफ्टिस्ट हैं, जैसे सोरोस टाइप के लोग हैं, जो इनका अर्बन नक्सल्स की या दिमागी नक्सलों की एक ग्लोबलाइजेशन जो है वो भी इनकी एक पेट थीम है। एनवायरनमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ये सब दिमागी नक्सलों की फितरतें हैं। तो सोरोस से आ रहा है। अभी आप ये देखिए कि जयपुर डायलॉग्स के खिलाफ हिट जॉब करने के लिए एक रिपोर्टर को हायर किया गया। वो रिपोर्टर कौन है? वो पहले OCCRP में काम किया करता था। OCCRP कौन है? सोरोस की फंडेड। तो मतलब ये आप समझ सकते हैं कि दिमागी नक्सलों को
हर उस व्यक्ति से समस्या है जो भारत को सशक्त देखना चाहता है। अब ग्रेट निकोबार वाला मैंने आपको उदाहरण दिया, ये मिलिट्री के प्रति किस प्रकार की भावना रखते हैं और उनको क्या क्या अपशब्द कहते रहते हैं, वो भी यही है कि भाई डीमोरलाइजेशन। पहले डीमोरलाइज करो तभी तो डिस्टेबलाइज होगा, तो डीमोरलाइजेशन करो। फिर आप आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो ईस्टर्न लद्दाख में, अरुणाचल इत्यादि में भारत सरकार ने बहुत ही प्रायोरिटी पर चालू किए हैं, उन सब का विरोध करते हैं ये लोग। क्यों करते हैं? यही तो नक्सलवाद है। राष्ट्र के टुकड़े करने का यदि कोई बात करता है, राष्ट्र के टुकड़े करने के, उमर खालिद जैसे, तो वो उमर खालिद जैसे लोगों की सपोर्ट करते हैं, ये उनको महामानव बताते हैं। ये वही लोग हैं जो यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में उसको बुला के और उसका स्वागत करवाया करते थे। अब यासीन मलिक जो है वो जेल में बंद है, बहुत समय हो गया, निकलने के कोई आसार नहीं है। तो मेरे विचार से अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कांग्रेस जो है वो इतनी अधिक ट्रिगर्ड क्यों है। वैसे एक आपको होमवर्क देता हूँ, क्योंकि समय इतना नहीं रहता है एक सोलो मोनोलॉग में, तो आपको एक होमवर्क देता हूँ। आप अपनी टिप्पणी में कृपया अलग अलग व्यक्तियों के, जिसमें ये मुख्य जो नक्सल है, दिमागी नक्सल है, वो लेफ्ट वाले हैं, केजरीवाल है, और अब कांग्रेस भी उनकी श्रेणी में सम्मिलित हो गई है। तो इन्होंने कौन कौन से कार्य किए जो दिमागी नक्सलवाद की श्रेणी में आए जा सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना के टिप्पणी में लिखिए। उसके बाद फिर जब वो लिस्ट बन जाएगी तो उसमें से जो बेस्ट 10 होंगे ना, जो बेस्ट 10 कार्य किए इन दिमागी नक्सलों ने, वो फिर हम निकालेंगे और फिर उनकी चर्चा करेंगे। कई सारी चीज़ें हो सकती, जैसे कुरंकुलम वाला जो था, वो कुरंकुलम वाला आपके चर्च ने किया था और कांग्रेस जो थी उस समय उसको अपोज कर रही थी। काम वो भी दिमागी नक्सलों का ही था। या आपके जो कॉपर प्लांट था ट्यूटिकोरिन वाला, उसको बंद करवाने का काम किया था, वो भी दिमागी नक्सलवाद था। पालघर में साधुओं को हत्या की थी, वो दिमागी नक्सलवाद था। ये आपके बुलेट ट्रेन को महाराष्ट्र में शिवसेना कंपनी ने डीरेल करने का प्रयास किया था, यह भी दिमागी नक्सलवाद। तो इस तरह के उदाहरण लेके और उनकी लिस्ट बनाइए। वो लिस्ट एक बार आ जाती है, उसके बाद फिर उसको परिष्कृत करके फिर उसके ऊपर और गहन चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।